नमस्कार। दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफी चर्चाएं हो चुकी है। खास करके लीगल मामले में शायद सभी लोग अपना अपना पक्ष ले चुके हैं। सारे तर्क आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन ले ली है। लेकिन इस फैसले के सामाजिक असर के बारे में कम चर्चा हुई है। इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हुई है कि ये फैसला समाज में क्या लेकर जाएगा, समाज को किस रूप से प्रभावित करेगा, समाज के रिलेशनशिप्स को, संबंधों को, विभिन्न समुदायों के बीच के संबंधों को किस तरह से प्रभावित करेगा। इसी बारे में बातचीत करने के लिए रॉयल हॉलवे लंदन के स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं। अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिलीप जी, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं आपकी शुरुआती टिप्पणी चाहूंगा कि समाज के लिए, सामाजिक संबंधों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है? जी, मैं सामाजिक संबंधों पर बात करूं उसके पहले जो है मैं क्विकली अपनी पोजीशन क्लियर कर देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है मेरी पोजीशन वही है जो बाकी जो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो लोग आर्गुमेंट दिए हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन वही है और मेरी भी समझ भी वही है। बट चूंकि जजमेंट आ चुका है और ये स्टे करेगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो हमें इसके जो है सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर बात करने की जरूरत है। तो उस पर मैं राइट, बिल्कुल सही। सो देखिए, जब से जो है रिजर्वेशन इंडिया में लागू हुआ था और रिजर्वेशन के अलग अलग फॉर्म में ये लार्जली जो है जिसे बड़े स्तर पे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी कहा जाता है वर्ल्ड वाइड और पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिटरेचर में, तो रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का ही एक रूप है जो कि इंडिया में पाया जाता है। जब से ये लागू हुआ था वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी देखा गया कि इसको लेकर इसके साथ एक पॉलिसी के साथ एक स्टिग्मा अटैच करने की कोशिश की गई और उसको स्टिग्मा मतलब लांछन, एक मतलब अपमानजनक स्थिति। अब वो पॉलिसी को, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी को ही जो लोग उसका बेनिफिट पा रहे थे उनको भी किया गया। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिसी पर। जैसे एक थियरी दी गई कि मिसमैच थियरी, जिसके तहत कहा गया कि जो है रिजर्वेशन दरअसल उन्हीं लोगों के लिए नुकसान है, जो उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक है जो इसके थ्रू सिलेक्शन पाके आएंगे। कहा गया कि चूंकि वो जिस क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे उस क्लास में जो ज्यादा नंबर पाके बैठे हुए बच्चे हैं वो ज्यादा तेज हैं उनसे, और कम नंबर वाले कम तेज हैं, तो दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाएगा तो वो उसको कैचअप नहीं कर पाएंगे, उनकी तेजी के साथ नहीं लर्न कर पाएंगे। इस तरह की बहुत ढेर सारी थियरी दे के जो है रिजर्वेशन को स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये बेसिकली मेरिटोरियस सिस्टम के लिए बहुत ही खराब है। और इस चीज को इंडिया में भी बहुत ज्यादा जो है जो अपर कास्ट तबका है उसने इसको एक बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज किया इस आर्गुमेंट को, और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी को शुरू से ही कहा कि ये तो देश विरोधी है, देश के विकास में बाधक है। वो जो आम जनमानस की चर्चा है, आप जानते हैं कि इसमें जो जज थे जस्टिस पारदीवाला, वो भी वैसा ही ओपिनियन रखते हैं। वो ऑलरेडी एक बार बोल चुके हैं गुजरात हाई कोर्ट के जज के तौर पर कि जो है ये कंट्री के बैकवर्डनेस के लिए इसके लिए जिम्मेदार है। उसको लेकर उन पर जब पार्लियामेंट में महाभियोग चलाने की बात हुई तो उन्होंने जजमेंट से अपना वो डिलीट कर दिया, वो फाइनल जजमेंट से। तो इस तरह का जो है, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ चौराहे की गप और आम ड्राइंग रूम का डिबेट, वो रिजर्वेशन पॉलिसी को हमेशा से ही लांछन लगाता रहा है। और वो कहता है करे रिजर्वेशन से आए हुए डॉक्टर से क्या इलाज कराएंगे आप, इससे आए हुए लोग पुल बनाते हैं तो पुल गिर जाता है। तमाम जो है जितना भी जिसको कहते हैं कि अपने मन की भड़ास और गंदगी निकालना होता है, उन्होंने इस पॉलिसी को लेकर पूरा का पूरा जो है लगाया हुआ था। अब क्या हुआ है कि अब जो है जब ये पॉलिसी ईडब्ल्यूएस का फैसला आ गया है, अब ईडब्ल्यूएस का फैसला आ गया है,
तो अब देखिए पूरी तरीके से वो क्लास साइलेंट है, चुप है। किसी ने भी आज अब इस समय नहीं कहा कि जो है, आप बल्कि देखेंगे मैं तो देख रहा हूँ अरविंद जी की बहुत सारे लोग जो अभी तक आरक्षण विरोधी थे और ये उनका एक तर्क था कि ये मेरिट के खिलाफ है। हाँ अभी वेद प्रताप वैदिक का भी एक लिखा हुआ कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये हाँ आरक्षण का जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। हाँ हाँ हाँ। तो ये वो दरअसल वो जो पहले जो कहते थे कि आरक्षण के मेरिट के खिलाफ है और तमाम विकास विरोधी है, तमाम ये सब जो उल्टा सीधा चीजें वो कहते थे, वो दरअसल उसमें वो अपनी जो बायसेस हैं और प्रिजुडिसेस हैं, पूर्वाग्रह जो अलग अलग समुदायों को लेकर है, और वो पूर्वाग्रह उनको उनके उनके जातिगत लोकेशन की वजह से आता था। उस वजह से वो लोग कहते थे, बस केवल टर्मिनोलॉजी अलग यूज करते थे, वो सीधा सीधा नहीं कहते थे, टर्मिनोलॉजी अलग अलग तरीके से यूज करते थे। इसके अलावा दूसरी चीज जो इंडिया में जो ज्यादा खतरनाक जिसको मैं देखता हूं कि जो हो रही थी, वो ये थी कि जो ये समुदाय जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे पा रहे थे, उन्हीं को स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश की जा रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल, जब प्रोटेस्ट हुए, एंटी मंडल प्रोटेस्ट हुए, सो मैंने अपने उस प्रिंट के आर्टिकल में लिखा है, उसका जिक्र किया है, जिसका जिक्र उमा चक्रवर्ती, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती ने अपनी किताब में किया है कि मंडल कमीशन के समय जो है जब लागू हुआ था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस की लड़कियां, अपर कास्ट लड़कियां पोस्टर लेके खड़ी थी और उन्होंने पोस्टर पे लिखा हुआ था कि वी विल नॉट फाइंड सुटेबल हस्बैंड, मतलब हमको सुटेबल हस्बैंड नहीं मिलेंगे। वो उनकी चिंता ये थी रिजर्व मंडल कमीशन का विरोध करने को लेकर। और ऐसे ही देखेंगे कि बाकी, हालांकि वो 90 का दशक तो हम लोगों ने नहीं देखा है, बट 2004-5-6 का दशक तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। और मंडल 2 को इम्प्लीमेंटेशन कराने में तो सब लोग साथी थे। उस दौर में देखा कि कैसे एम्स और सफदरजंग, इन सारी जगहों के जो ये डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर जो है जूता पालिश करने लगे थे सड़कों पर झाड़ू और लगा रहे थे। सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे थे कि एक्चुअली ऐसा करके वो क्या क्या कहना चाह रहे थे। अगर उनको मान लीजिए कि उनको रिजर्वेशन का विरोध ही करना होता, तो मैं कहता हूं कि वो बैठ के जो है अपना पुराण और पत्रिका भी तो पढ़ सकते थे। ठीक, अपनी कास्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके वो जो है प्रोटेस्ट करते। वो जो है वो कास्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने क्यों यूज किया, किस मानसिकता के तहत यूज किया, जो कास्ट प्रैक्टिसेस समाज के मार्जिनलाइज और सो कॉल्ड लोअर तबके के साथ अटैच है। सो ये पूरा का वो पूरा शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर रिजर्वेशन हो जाएगा तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, और वो शायद अपने मैसेज को, ये समाज को मैसेज देना चाह रहे थे कि हम ये जो बहुत नीचा माना जाने वाला काम है ये करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, या इस तरह के लोग आ जाएंगे। शायद दोनों एक डुअल मैसेजिंग वो कर रहे थे। केवल वो चीज नहीं, केवल ये चीज है कि इस तरह के लोग आ जाएंगे, और साइमल्टेनियसली ये कन्वे किया जा रहा था कि जो है ये तो काम करने में तो कोई मेरिट ही नहीं, कोई टैलेंट, कोई किसी स्किल की जरूरत नहीं होती है। ये जो है, इसका ये मतलब है कि जो ये समाज जो काम करता है उसके पास कोई स्किल और कोई टैलेंट नहीं है, और वो बना ही है उस काम को करने के लिए। तो ये चीज था। साइमल्टेनियसली जो है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ये देखा गया था कि जो है स्टूडेंट्स को बहुत अब्यूज किया जाता था, कि जो है कोटा वाले कहा जाता था। साइमल्टेनियसली कुछ कुछ जगह कहते थे कि कोटा से आए हो या कोठा से आए हो, मतलब कोटा सिंबलाइज करता था जो राजस्थान का कोटा है वहां से। और फिर जो है सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक सरकारी दामाद कह के जो है चिढ़ाते थे। ये सबका जो इम्पैक्ट था, उसका इम्पैक्ट ये होता था कि जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके किसी तरीके से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में चले जाते थे, उन लोगों की लगातार एक कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन के वो हाँ शिकार होते थे। उनको ये तो मतलब इस संदर्भ में मैं जो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस आने के बाद हाँ इस पूरे विमर्श में, इस पूरे एक तरह से पैराडाइम जो था, जिस पैराडाइम की आप बात कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप बन रही थी रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्या उसमें कोई रेडिकल शिफ्ट आया है या कोई रेडिकल शिफ्ट आने की आपको उम्मीद दिख रही है? क्या वो संबंध बदलेंगे, रिजर्वेशन को लेकर ओपिनियन बदलने वाली है, पर से रिजर्वेशन को लेकर कोई राय क्या समाज की बदलने वाली है?
जी, एक चीज तो ये होने जा रहा है कि जो है जो आपने कहा कि वेद प्रताप वैदिक जैसे जो है जिनको जो मतलब घनघोर आरक्षण विरोधी कहे जाते माने जाते थे, मतलब थे भी, वो सीधा सीधा लिखते थे, उसमें कोई मतलब कहने की जरूरत नहीं है। वो लोग अब जो है चुप्पी साधे हुए हैं वो आरक्षण का और समर्थन कर रहे हैं इस समय। आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। तो इससे ये जो एफिशिएंसी क्वेश्चन नहीं है, मेरिट का इफिशिएंसी प्रश्न नहीं क्वेश्चन है, नहीं है, ये वो कुछ नहीं है। तो राष्ट्रहित वगैरह का जो सवाल था वो सब नहीं है, अब हाँ, वो तो सीधे एक समर्थन। एक जो जो दिखाई दे रहा, अभी दिखाई दे रहा है कि जो है जो आरक्षण पॉलिसी पर से जिसका जो है एक मतलब नंगे तरीके से मैं कहूं कि जिसका विरोध किया जाता था, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रिसर्च, बिना किसी जो है तर्क के, बिना कोई भी रिसर्च नहीं, इस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं, जो भी रिसर्च हुए हैं वो उल्टा साबित किए हैं कि उसका बेनिफिट बताया, बढ़ती है ऐसा, इफिशियंसी बढ़ती है, ये समाज सब जो है सुने हैं ज्यादा बेटर बनता रेलवे, है। इंडियन रेलवे पर और तमाम जगहों पर। मैं बहुत एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं कि जो है हमारे लिए दुनिया के बहुत ही इफिशिएंट डॉक्टर हों, बहुत अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर हों, उनका कोई यूज नहीं है अगर वो जो है लोअर कास्ट अनटचेबल समझी हुई जातियों को नहीं ट्रीट करते हैं प्रॉपरली, उनको छूने से डरते हैं, हटते हैं। तो हमारे लिए कोई दुनिया का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हो, तुम अपने घर के हो, हमारे लिए क्या क्या कोई यूज नहीं है ऐसे राइट। लोगों का। ठीक है, तो वो जो है वो ब्रेक डाउन होगा। तो एक ये चीज दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज जो दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में कि पहले जब जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और इन सारी जगहों पर जो लोग डेली टू डेली कन्वर्सेशन में जो चिढ़ा के चले जाते थे कि जो है कोटा वाले हो और सरकारी दामाद हो, ये सब तमाम चीजें थी, शायद जो है मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को एक एम्यूनेशन मिला है, हथियार मिला है कि पलटवार करने का एवरीडे लाइफ में। एक इंटेलेक्चुअल क्लास तो पलटवार कर सकता है चीजों को लेकर, लेकिन जो है जो एक सामान्य आम जनमानस का व्यक्ति है वो जो है वो पलटवार पहले नहीं कर पाता था, उसके पास उतना बड़ा हथियार नहीं हुआ होता था। अब जो है वो हथियार मिला है, लोग यूज कर रहे हैं। और आप देखे होंगे जब से जो है ईडब्ल्यूएस आया है, उसको लोगों ने सुदामा कोटा, दरिद्र कोटा, तमाम जो है जो कहना शुरू किया है, वो एक उसी रणनीति का जो है आप भी कोटा वाले हो, मतलब ये कि हाँ, आप भी कोटा वाले हो और किसी को भी कहा जा सकता है कि जो है आप भी कोटा वाले हो। और जो जो मतलब पलटवार इसको कहते हैं एवरीडे रेजिस्टेंस, बेसिकली एवरीडे एंड 24 आवर। बेसिकली मैं उसमें ये भी ऐड करूं 24 आवर एंड 24/7 कि 24 घंटा और सातों दिन रजिस्ट करने का एक जो है एक हथियार के तौर पर भी ये यूज हो रहा है। ये दूसरा इसका मैं इम्पैक्ट देखता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि जो है लोग लगातार ईडब्ल्यूएस का मार्क्स, चूंकि बहुत ढेर सारे परीक्षाओं में लगातार जो है ओबीसी से नीचे जा रहा है, वैसे एक बहुत जगह तो शेड्यूल कास्ट से भी नीचे गया है। शेड्यूल कास्ट से भी मैं देख नीचे रहा गया। था एक हाँ, शेड्यूल कास्ट से स्टाफ भी सिलेक्शन नीचे गया। कमीशन का एक परीक्षा है जिसमें कि हिंदी ट्रांसलेटर्स वाली, हाँ उसको मैं देख रहा था कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे गया है। तो हाँ, ऐसे ऐसा हुआ है, कम से कम अभी तो ये हो रहा है इस तरह का। या अभी ये हो रहा है और ये होगा आगे भी, मतलब ये चीज होता रहेगा। तो इससे हो क्या रहा है कि जो है वो भी जो इसको भी लोगों ने वायरल किया है लगभग लगभग इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया और ऐसे इन सारी जगहों पर कि वो सारा केवल और केवल उसको काउंटर करने के लिए कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी और जो उसके बेनिफिशियली थे उनको अब्यूज करने के लिए जो तर्क गढ़े गए थे, उस तर्क को लोग काउंटर कर रहे हैं। तो ये जो है ये मैं चेंज देखता हूँ, ये सोसाइटी में ये चेंज आता हुआ दिख रहा है। इसमें लेकिन एक चीज जो इसको थोड़ा सा और अगर हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से देखें तो जो समाजों के बीच संबंध है, तो अगर एक ब्रॉड कैटेगरी बनी हुई थी कि एक रिजर्वेशन वाले और एक रिजर्वेशन नहीं लेने वाले, एक अफर्मेटिव एक्शन से आने वाले और दूसरी कैटेगरी जो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम से आने वाली है, इसके बीच की जो एक दीवार थी, इसमें कास्ट का फैक्टर था कि कास्ट वो फॉल्ट लाइन थी जहां पर ये दो तरफ चीजें बढ़ जाती थी। तो अब जबकि हर कास्ट रिजर्वेशन के दायरे में है, जैसे अब अगर ओबीसी का 8 लाख से कम पाने वाला रिजर्वेशन के दायरे में है, तो
जो तथाकथित अपर कास्ट है उसका भी 8 लाख से कम पाने वाला जो है वो रिजर्वेशन के दायरे में है। तो चूंकि रिजर्वेशन के दायरे में सारा समाज आ गया है, तो क्या हम इसको ये माने कि एक कंसेंसस भी बिल्ड हो रहा है कम से कम इस मामले में, कि इसको आप बहुत नकारात्मक तरीके से न देखें क्योंकि आप ही बेनिफिशियरी हैं। तो ये एक हार्मनी की तरफ ये जाएगा, या जैसा आप शुरुआत में कह रहे थे और साउंड कर रहा था कि ये कंटेस्टेशन और वाद विवाद की तरफ जाएगा। तो ये दो दिशाएं इस विमर्श की हो सकती हैं। आपके हिसाब से इसकी संभावित गति किस तरफ है? देखिए, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो एंटी रिजर्वेशन ग्रुप रहा है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो जो है लगातार जो अपने पुराने पूर्वाग्रह हैं और पुरानी चीजें उसको लगातार दोहराता रहेगा, तो उसको भी पलटवार होगा दूसरी तरफ से। और जब पलटवार होगा तो उससे आप समझिए कि उससे टेंशन बिल्डअप होगी सोसाइटी में। लेकिन अगर वो तबका जो है चुप बैठता है, नहीं बोलता है, और ना बोलने का मतलब यह है कि वो कभी नहीं बोलता। अभी बहुत ढेर सारे समुदाय हैं जो कि जो है अपनी डिमांड रखेंगे। अभी ओबीसी समुदाय के 52% लगभग आबादी है और उसको 27% रिजर्वेशन में फिक्स किया गया है। वो डिमांड जो है उसको बढ़ाने की आएगी, और आज नहीं कल आनी ही है वो डिमांड। मतलब और बल्कि आनी क्या, वो चल ही रही है वो डिमांड। और नहीं, कल नीतीश कुमार ने इस बारे में बयान भी दे दिया है कि हम हाँ, जाति जनगणना कराकर हाँ, उस पर कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव का भी बयान है, जाति जनगणना के साथ उन्होंने इसको जोड़कर देख रहे हैं। इनफैक्ट आज डीएमके ने ये भी तय किया है कि इसमें वो रिव्यू में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में। तो मेरे ख्याल हाँ, से ये विवाद तो अभी कम से कम पॉलिटिकल और लीगल स्पेस में खत्म नहीं हो रहा है। ये हाँ, अभी हाँ। एक ऑनगोइंग मामले की तरह ही इसको देखा तो जा सकता है, क्योंकि अब इस तरह के कई सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि 50% आरक्षण वाले की कैप का जो मामला है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके हाँ, अलावा ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। तो हाँ। अभी तो ये ऑनगोइंग डिबेट में ही अभी है। ये सेटल नहीं। हाँ, तो इसमें जो है जो जो पूरा का पूरा ये किस तरीके से ये डिबेट जो है सेटल होगा, ये डिपेंड करता है कि एंटी रिजर्वेशन लॉबी कैसे रिस्पॉन्ड करती है आने वाले जो इश्यूज हैं। और अगर वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी कि जो है वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट ही बोलना शुरू करेगी, तो शायद जो है कंटेस्टेशन बना रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। लेकिन दूसरी एक चीज ये भी समझ लिए, इसमें समझने की जरूरत है कि ईडब्ल्यूएस ने अपर कास्ट सॉलिडरिटी को जो है थोड़ा सा कमजोर भी किया है। कि एक फॉल्ट लाइन वो दिखाई दे रही है मुझे कि जो जिनको लगता है कि वी आर पॉसिबल बेनिफिट, कि हम पॉसिबली संभावित वो हो सकते हैं, उस तबके ने भी खुद को अपने आप को सीवियरली टोन डाउन किया है। पहले जो है वो उसके साथ खड़ा होता था स्ट्रांगली, वो जो है टोन डाउन हुआ। तो एक वो जो है थोड़ा इसको और समझाइए प्लीज अरविंद, कैसे आप इसको, ये जो आप कह रहे हैं, जो आपका फॉर्मुलेशन है, हाँ, तो आप थोड़ा सा और मतलब मेरे ख्याल से एलिब्रेट कीजिए कि आप कैसे देख रहे हैं कि अपर कास्ट के एक सेक्शन में इसको लेकर आप अगर कोई मेलोड डाउन हो रहा है या वो एक सोबर स्पेस में जा रहा है, हाँ। तो इसके किस तरह के सिम्टम्स क्या वो था? वो तबका है जो कि जो कि पॉसिबली बेनिफिट हो सकता है या बेनिफिशियरी है, जिसको दिखाई देता है कि हाँ, हम जो है 8 लाख से हमारी इनकम कम है। वो जो है मीन्स उस आर्गुमेंट के साथ एकदम एग्जैक्टली नहीं खड़ा हो रहा, वैसे ही कि जो है कि रिजर्वेशन तो एकदम बेकार है, वो पॉलिसी ही बेकार है, उसके साथ वो अब तो जो वो है। बेनिफिशियरी होगा ना, तो चूंकि अब वो बेनिफिशियरी हो गया और उसको पता चल गया है कि जो है ये हम बेनिफिशियरी होने जा रहे हैं, तो उसके साथ जो है वो संभावना बनती। हालांकि साथ में एक डिबेट ये भी चलाया है कि जो है केवल इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए। ये इस तरह के भी डिबेट्स जो है रन करने की कोशिश हो रही है दूसरी तरफ से। और वो शायद जो है जो ट्रेडिशनल जो एंटी रिजर्वेशनिस्ट लोग रहे हैं, वो उसी लाइन पे फ्यूचर में आर्गुमेंट फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो वो हाँ, जो मतलब उनके हिसाब से असिस्टिव बेसिक रिजर्वेशन है, इसको भी आप
इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिस के पर, हिसाब से दे हाँ दीजिए, हाँ, क्योंकि और वो दैट शुड बी और ओनली सोल क्राइटेरिया फॉर हाँ हाँ, इकोनॉमी शुड बी सोल क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन। अफर्मेटिव एक्शन या और वो इस वजह से वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है इसी तरीके से उनकी सॉलिडारिटी बनी रह सकती है। मीन्स और ये सॉलिडारिटी उनको उनको चाहिए, उसका बड़ा ब्रॉडर पॉलिटिकल रीजन है कि वो पब्लिक, रिजर्वेशन के खिलाफ वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये करते ही उनकी हाँ, सॉलिडारिटी ब्रेक होती उनकी है। उनकी सॉलिडारिटी फेल होती है, जो अपेक्षाकृत गरीब सवर्ण है वो फिर क्योंकि उसके बेनिफिशियरी हैं, उनके तो बेनिफिशियरी एलीट सवर्ण होगा वो नहीं चाहेगा कि रिजर्वेशन पर से पर अ, से, यस, वो विरोध करे, ये उसके लिए पॉसिबल शायद नहीं रह जाएगा। पॉसिबल एक नहीं तरह है। से मतलब रिजर्वेशन अब इस समाज में है, इसके खिलाफ बोलने वाले लोग अब शायद बहुत कम रह जाएंगे। हाँ, इसके इसके अगेंस्ट जो है एकदम जिसको कहते हैं इन टोटो, इसके अगेंस्ट बोलने वाले, मेरिट और एफिशिएंसी, ये आर्गुमेंट शायद अब बहुत कम ये आर्गुमेंट दिखे। जो है बहुत ज्यादा चलने वाले नहीं है। और एकेडमिक स्फीयर में ऑलरेडी ये आर्गुमेंट रिसर्च द्वारा डिमोलिश हो चुके क्या हैं है? कि जो है ये फर्जी पाए गए हैं, कि जो है वो तो जजेज हमारे यहाँ ऐसे हैं कि केवल वो अपने पुराने जजमेंट्स पढ़ते हैं। अपने सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, वो पहले 1970 में दूसरे जज ने क्या कहा है वही उनके लिए फाइनल सत्य है। और वो बाहर जो है जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है और उन सारी चीजों पे जो है बिल्कुल कतई नहीं ध्यान देते। अगर आप मतलब जानना ही चाहते हैं, देखिए आपके यहाँ जो है रिसर्च, एक रिसर्च थोराट और प्रोफेसर देश पांडे ने किया था, जिसमें बताया था कि कैसे जो है इफिशियंसी बढ़ रही है रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होने से। दूसरा रिसर्च फ्रांसेस्का रिगम जेनेसियस ने किया है, जेनसेनियस ने किया है, जो है मायर्ड इन रिजर्वेशन करके वो आर्टिकल है, वो बताती है कि कैसे जो है रिजर्वेशन ने से इनइफिशियंसी नहीं आई है, बल्कि जो है ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और फिर एक रिसर्च पेपर ग्लोबली भी ग्लोबली भी, मैं वही केवल है। आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता Right. रहा हूँ, जो कि बहुत वेल रेप्यूटेड पीयर रिव्यूड जर्नल अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन वगैरह में ये सारे पब्लिश है। एक रखिल वबनानी का पेपर है जो है जो इस इशू को पूरा डील करता है। तो ये मतलब ये कहना ही अपने आप में पूरी तरीके से गलत है कि जो है वो अंडरस्टैंडिंग ही गलत थी, बस नहीं, केवल, वैसे भी एम्पेरिकली देखें तो जिस स्टेट में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है, तमिलनाडु, वो हाँ, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्टेट है इन टर्म्स एफिशिएंट ऑफ स्टेट है। हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ऑल हाँ पैरामीटर्स। तो रिजर्वेशन से अगर एफिशिएंसी का उतना सीधा कोरिलेशन होता, हाँ, तो जिन स्टेट्स में सबसे पहले रिजर्वेशन आया, जैसे पुराने मैसूर स्टेट में, वो इलाके उसके कोई मतलब उसका कोई डेफिसिट तो नहीं झेल रहे हैं, उससे कोई उनकी कोई डेफिसिट नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नुकसान आ गया तमिलनाडु या कर्नाटक या इन जगहों पर, ऐसा तो नहीं है। या इवन बल्कि बल्कि महाराष्ट्र बल्कि उत्तर भारत जो है बैकवर्ड भी इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन लेट आया है, बहुत लेट आया, बहुत लेट आया है, लेट सेवेंटीज में 70, रिजर्वेशन 80। आता है तो हाँ अगर रिजर्वेशन ना होना बहुत एफिशिएंट होता, हाँ तो 70s तक ये स्टेट एटलीस्ट प्रोग्रेस कर रहे होते। अगर रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम आनी होती, हाँ उससे पहले भी ये बहुत पीछे पीछे रह गए इलाके थे। हाँ हाँ हाँ, ये जो है वो समुदाय पीछे रह गए, जो जो है उनमें ओरिएंटेशन नहीं डेवलप हुआ, वो एजुकेशन और इन सारी चीजों को लेकर जो है अवेयरनेस नहीं आ पाई। ये सब लेट आई है, बहुत लेट आई है, 90 के बाद जो है ये सब फिनोमेना हो रहा है नॉर्थ इंडिया में। जी। तो इसमें कुल मिलाकर अगर आप जो कह रहे हैं, उसका मेरे लिए टेक अवे एक तरह से ये है कि इसका एक तो कि जो स्टिग्मा अटैच्ड था वो जाएगा। हम्म रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी टूल हम्म एक एक कंसेंसस बनेगा कि एटलीस्ट उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो कमजोर पड़ेगा। हम्म और इसके अलावा आपका एक तीसरा जो तर्क है, वो मुझे लगता है कि शायद हम आने वाले दिनों में अनफोल्ड होते हुए देखेंगे कि रिजर्वेशन के जो विरोधी थे, वो अब रिजर्वेशन का विरोध नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि अब रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और मोटे तौर पर मुझे लगता है कि तीन बिल्कुल जो तैयार टेक अवे हैं आपकी बातचीत से, उसको मैं समझ रहा हूँ। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कृपया आप हमें बताएं। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाह रहा था कि देखिए इसमें जो है कम्युनिटीज ने
जो जो इस तरह की डिमांड ग्रास रूट लेवल पे जनरेट हुई है, वो डिमांड जनरेट हुई है क्योंकि कम्युनिटीज के डेली टू डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो अगल बगल आस पड़ोस देख रहे होते हैं कि कौन तेजी से बढ़ रहा है, कौन तेजी से कम हो रहा है। मैं जो है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के यूपी में ओबीसी एससी में शामिल होने की डिमांड की पर फील्ड वर्क किया था 2014 में। तो वहाँ एग्जाम्पल लगातार दिए जा रहे थे कि देखिए जो है पड़ोस के पासी और चमार जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिला आजादी के बाद ही, हमको नहीं मिला, इस वजह से हम पिछड़ गए। यही चीज जो है अपर कास्ट में भी ग्रास रूट पे है कि जो जो पीछे रह गए हैं उनको लगता है कि जो है अगर जो है हम ये पॉलिसी इस पॉलिसी के दायरे में हम भी आ जाएं किसी तरीके से तो हम प्रोग्रेस कर जाएंगे। ये ओवरऑल जो है ये जो इंडियन एक्सपीरियंस है नया वाला, ये अगर ब्रॉडर फिलोसफिकली मैं देखूं तो एक बड़ी फिलोसफिकल थिंग पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, और वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो प्रिंसिपल हाल फिलहाल में बहुत क्वेश्चन मार्क उस पर रेज किए गए हैं, और क्वेश्चन मार्क इस पर 1950 के दौर में ही रेज किए गए थे। ये एक जो इक्वलिटी समाज में समानता स्थापित करने का एक जो मैकेनिज्म के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग में अडॉप्ट किया गया था 50 के दशक में। हालांकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय इस पर डिबेट हुआ। ये आर्टिकल 16(1) में जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 10(1) के अंतर्गत थी। आई थिंक 10(1) ही है, वो कंफर्म कर सकते हैं। सो इस पर जो है बहुत उस समय भी कंसेंसस नहीं बन पाया था, जिस वजह से ये कहा गया था ठीक है हम दोनों प्रोविजन रखते हैं, रिजर्वेशन का भी प्रोविजन रखते हैं और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का भी प्रोविजन रखते हैं। तो रिजर्वेशन वाले प्रोविजन को आर्टिकल 64 में डाल दिया गया, और जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को 16(1) में डाल दिया गया कि दोनों प्रोविजन हार्मोनियसली चलेंगे। इस चीज को लेकर अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हुए 70s के दशक में, जब ब्लैक्स ने कहा कि जो है 60s और 70s में कि हम जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में हमारे साथ स्टिल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हम नहीं जा पा रहे हैं। तो तब भी जो है सवालिया निशान इसी प्रिंसिपल पर ही लगा था कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल ठीक से काम नहीं कर रही है और इसमें कुछ जो है कुछ गड़बड़ी है। बाद में जो है जॉन रॉल्स ने उसको सुधारने की कोशिश किया अपने नई थियरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस देके। मुझे लग रहा है कि बड़ा टेक अवे एक ये भी हो सकता है कि जो ईवीएस रिजर्वेशन है वो उस कंसेंसस को भी ब्रेक डाउन करता है, वो सवालिया निशान लगाता है। जो हमारे यहाँ रूरल और जो पिछड़ गए जो है परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, उन सारे लोगों के लिए शायद वो प्रिंसिपल प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा था। और जब वो प्रिंसिपल काम नहीं कर पा रहा था तो जो है उसके लिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरी चीज है हमारे यहाँ का जो इलीट तबका है वो बहुत ही क्लेवर तबका है। वो जो है वो किसी चीज के साथ इस बेसिस पर खड़ा होता है वो उसको बेनिफिट कर रहा है या नहीं, बाकी चीजों को वो घुमा देता है। मोरल क्वेश्चन उसके लिए नहीं है। मोरल क्वेश्चन नहीं है उसके लिए कि वो जो है अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसने रिजर्वेशन को ही दोष देना शुरू कर दिया। मतलब उसने ये चीजें नहीं आर्ग्यू किया कि कैसे जो है जो हमारे अपर कास्ट परिवार हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं या जो है समाज की मुख्य धारा में पीछे रह रहे हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, उसने कोई तरीका नहीं इजाद किया। शायद जो है ग्रास रूट पे लोगों ने यही देखा कि ठीक है ये वाला तरीका, ये वाली पॉलिसी ज्यादा ठीक से काम कर रही है तो यही हमको दी जानी चाहिए। राइट। तो मुझे लगता है कि इस डिबेट को भी हम अभी और अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे और कुछ चीजें अपने जो समाज के अपने जो इंटरसेक्शंस हैं वहां पर भी सेटल होनी है। तो अभी जो इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके बारे में आपने हमें बताया, इसके लिए आपका। और अभी एक चीज और भी इसमें आना बाकी है कि अभी जो है ये भी अब डिबेट शुरू होगा कि हु इज गेटिंग benefited, which caste is getting benefited maximum in upper caste in EWS reservation also। तो विदिन जो अपर कास्ट के अंदर है अभी क्या देखा जा रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन का पैमाना केवल देखा जा रहा था कि अपर कास्ट वर्सेस शेड्यूल कास्ट या अपर कास्ट वर्सेस ओबीसी, अपर कास्ट वर्सेस जो है
एसटी देखा जा रहा था। अब जो है ये विदिन भी देखा जाना शुरू होगा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल रहा है तो किसको जो है किस कास्ट के मेंबर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए थे और उन्होंने किसको इंटरव्यू देके, तो जैसे मतलब ओबीसी के अंदर जैसे जो डिबेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर की जो डिबेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट डिबेट्स हैं। अब जो एक अपर कास्ट अपने इंटरेस्ट के लिए एक मोनोलिथ की तरह एक्ट जो कर रहा था, नहीं, वो लेकिन शायद अब वो एक नहीं, यूनाइटेड मोनोलिथ की तरह शायद काम नहीं कर पाएगा। मैं इस पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ओबीसी और एससी एसटी की केस में एक बड़ी चीज ये है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर पोजीशन में कम है, जहां वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकें। कोई भी आप पैनल नहीं हमको दिखा सकते जहां की सारे पैनल में आपको शेड्यूल कास्ट मिल जाएंगे या ओबीसी मिल जाएंगे इंटरव्यू लेते हुए। वो विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल कॉलेज से लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक चले जाइए, वो चीज कॉलेजियम तक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तक चले जाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ अपर कास्ट के पैनल्स होंगे तो वहां तो ये सवाल होगा कि किस कास्ट के लोग नहीं थे और किस कास्ट के लोग क्यों नहीं चुने गए। एग्जैक्टली अब ये पता चलेगा कि जो है ईडब्ल्यूएस में कि ज्यादा सारे जो है पता चला कि कहीं कहीं पूरे ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं पैनल में, तो ये पता चलेगा सिर्फ वैश्य समुदाय के लोग बैठे हुए हैं या वैश्य समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, तो किसको ले रहे हैं वो। ये डिबेट जो आज शुरू होने वाली है और अब ये होगी उस एससी एसटी वाले फार्मूला में वो इस डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं थी। हो सकता है कि जो है अपर कास्ट के बहुत ढेर सारे लोग इस वजह से भी नहीं सेलेक्ट होते रहे हों क्योंकि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करता रहा हो कोई एक खास एक दो जात समुदाय जो ज्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूशन में घुस जहां जो पावरफुल रहा होगा। पहले ये पता नहीं चल पा रहा था, अब ये पता चलेगा और इस पर कुछ जगह पर जो है सवाल उठना शुरू हो गए, बट ये आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आप इस बातचीत में शामिल हुए और आप सभी लोगों का आभार कि आपने इस चर्चा को सुना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।